जय हिंद फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है मंडे 11 नवंबर 2024। आपको बता दें, यहाँ पे कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुके हैं। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि प्रो खालिस्तानी का जो डिमांड है वो कनाडा से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। कनाडा में जो रेसिडेंट्स हैं, खास करके 2% के आसपास, वो क्या हो जाते हैं, आपके आपके सिख पॉपुलेशंस हो जाती है। वो सिख पॉपुलेशंस की अगर बात करें तो केवल पॉपुलेशन बन के वहां पे सिटीजन बन के नहीं रही, बल्कि वहां की पार्लियामेंट में भी जाकर घुस चुकी है। उसी की हम बात यहाँ पे इस स्लाइड्स में कर रहे हैं। तो बात आ रही है हरदीप सिंह निज्जर की। इनका नाम तो आप सभी लोगों ने जान ही रहे होंगे, क्योंकि इनके बारे में मैं बहुत सारी डिटेलिंग दे चुका हूं। ये क्या थे? प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर थे, यानी खालिस्तान एक लैंड बनाना चाहते हैं। इसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको बता दें, आज इसी वीडियो में अच्छे से आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम बता दें निज्जर। तो निज्जर जो है ये एक मूवमेंट चला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें प्रो खालिस्तान वाला लैंड चाहिए और इसको हमें एक अलग सेपरेट लैंड बनाना है। किसका? सिख कम्युनिटी का। अब आप लोग पिक्चर में देख ही रहे होंगे, यहाँ पे सिख कम्युनिटी किस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है। तो पंजाब भारत का जो प्रोविंस है, स्टेट है, वहां से दो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो डायरेक्टली हरदीप सिंह निज्जर की मदद कर रहे थे। तो यानी अपराधी ये भी हुए भारत के कंसर्न में अगर देखा जाए तो। और ये जो एक्टिविस्ट हैं, इनका फरीदकोट लास्ट मंथ में जो है वहां पे आरोप लगा है कि ये किसी न किसी की हत्या किए हुए हैं। और ओंटारियो में भी इनका, कुछ ब्रॉम्पटन में अभी केस चल रहा था, यहाँ पे जो टेम्पल का, हिंदू टेम्पल वहां पे थी, वहां पे अटैक हुआ था, उससे भी जुड़ा हुआ। तो इनका क्या नाम है? हर्ष डल्ला। तो इनको अरेस्ट किया गया है ओंटारियो में, बिलीव टू बी अरेस्टेड इन ओंटारियो। अब यहाँ पे इशू क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा प्रो खालिस्तानी वाली जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। खालिस्तान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार का इनका झंडा होता है जो प्रोटेस्ट ये चला रहे हैं पूरे कनाडा में। और भारत में भी अगर बात करें तो भारत में भी ये चीजें, इंडिया में भी रुकी नहीं है, इंडिया में भी चला रहे हैं। इनकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को अगर देखेंगे तो कहां कहां किस प्रकार से वाइडर ये डिमांड रख रहे हैं। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा वाइडर है। क्या है वो डिमांड, उसको अगर बैकग्राउंड में हम देखेंगे तो हम इस मैप के सहायता से देख सकते हैं। ये अपना प्यारा भारत हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये वाली बाउंड्री ऐसे निकल के आती है। लेकिन इनका अगर बात करी जाए तो ये खालिस्तान वाला पार्ट डिमांड कर रहे हैं। अब ये खालिस्तान वाला पार्ट अगर बहुत ज्यादा वाइडर सेंस में हम देखेंगे तो वाइडर सेंस में यही क्लेम कर रहे हैं कि हमें पंजाब के पाकिस्तान का कुछ पार्ट चाहिए और इंडिया के पंजाब का कुछ पार्ट चाहिए, और यहां तक हिमाचल प्रदेश से लेकर के कुछ पार्ट ऐसे निकल के आ रहा है, राजस्थान के आसपास पंजाब का। ये मिला के ये प्रो खालिस्तान सेपरेट सिख का लैंड बनाना चाहते हैं। अब ये तो हो गई बैकग्राउंड की डिटेलिंग। महाराजा रंजीत सिंह जब थे, महाराजा रंजीत सिंह ये इतने बड़े लीडर के रूप में, भारत के रूप में निकले थे, राजा के रूप में। तो इन्होंने अफगानिस्तान के आगे तक जाकर के पूरा लैंड ऑक्युपाई किया था, वो सिख लैंड कहलाती थी। तो बहुत बड़ा लैंड था ये। 1839 के आसपास यहाँ पे ये अपने चरम पे पहुंचते हैं और बाद में इनकी हत्या भी हो जाती है। हालांकि मिस्टीरियस बातें हैं बहुत सारी उसमें कि कैसे उनकी हत्या होती है, मृत्यु होती है। अंग्रेज भी, जो एंग्लो आर्मी थी, वो भी इनसे डरती थी। किससे? महाराजा रंजीत सिंह से। इनके मृत्यु के बाद से पंजाब प्रोविंस का, यानी सिख कम्युनिटी का यहाँ पे जो दबदबा था वो पतन होते हुए चला गया। ये बहुत ही बड़ा प्रांत अपना बना चुके थे महाराजा रंजीत सिंह। इनकी कहानी आप सुनिएगा तो हैरत अंगेज रह जाइएगा। तो ये इसी की हम बात कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो खालिस्तान वाला पार्ट है, उसी की हम बात कर रहे हैं, किस हिसाब से वो पार्ट यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान का। अब थोड़ा सा खालिस्तान के बारे में अगर जाना जाए तो ये जो खालिस्तान है आपका कनाडा में, खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर हैं कनाडा में जो डिमांड रख रहे हैं, तो सिखिज्म इन कनाडा को जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो बात करी जा रही है लगभग 2.1% के आसपास कनाडा की पॉपुलेशन 2021 में सिखिज्म की थी, और फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है ये, फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी।
तो ये भी समझ सकते हैं इनकी पॉपुलेशन किस किस प्रोविंस में है। ओंटारियो में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, एल्बर्टा, ये सब राज्य हैं। ये सब क्या हैं? राज्य हैं। कहाँ के? कनाडा के। कनाडा के ये सब राज्य हैं, याद रखिएगा। इन राज्यों में इनकी पॉपुलेशन रहती है, खास करके ब्रॉम्पटन, सुर्रे, कैलगरी और एडमोंटन में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब तो इनकी पॉपुलेशन हम आपको बता दिया, बैकग्राउंड डिटेलिंग बता दिया, लेकिन जो खलिस्तानी का डिमांड है उसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेपरेट सिख लैंड चाहिए, जिसे इन्होंने नाम दिया है क्या? खालिस्तान। तो इनकी डिमांड कैसे पूरी हो सकती है जब भारत एक संविधान था, लगभग 555-56 जो प्रिंसली स्टेट थे, उन प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे एक करके लाया गया 1947 के बाद, और जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों को भी इतना किसी को इसको तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से लगाया गया, हैदराबाद को पुलिस फोर्स से अपने में मिलाया गया, और यहाँ पे जूनागढ़ है, यहाँ पे मेमोरेंडम हुआ, वोटिंग हुआ, तब जाकर के इसमें आपस में मिलाया गया। तो इन तीनों को भी मिला दिया गया आपस में, और प्रिंसली स्टेट आपस में मिल गई थी। यही 3 प्रिंसली स्टेट थी जो नहीं मिली थी। तो भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण में क्या लिखा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया मतलब यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, बट स्टेट की अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है। स्टेट हैज नो सॉवरेनिटी इन द कंसर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री बदल सकते हैं, स्टेट को खत्म कर सकते हैं, नए स्टेट को बना सकते हैं, स्टेट की रिसाइजिंग कर सकते हैं। तो हम हर प्रकार का अल्टरेशन स्टेट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यूनियन को इस प्रकार से इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो सारी पावर यहाँ पे अब यूनियन के पास है, लेकिन ये क्या अपना सेपरेट सिख लैंड का डिमांड कर रहे हैं, जो पॉसिबल बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी। आशा करते हैं जो अभी आपको एक्सप्लेन किया इनकी डिमांड को लेके, हम पंजाब में जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है उसको लेकर के, तो ये निज्जर की मदद करते हुए लोग पाए, जिसके कारण यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया। सीधे सीधी बात यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। कुछ सोल्जर यहाँ पे मार दिए गए हैं मिलिटेंट से लड़ाई करते वक्त जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ वाले रीजन में। तो देख ही रहे हैं यहाँ भी सेपरेटिस्ट का इश्यू निकल के आ रहा है। भारत की जब भी बात आती है यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में बहुत सारे सेपरेटिस्ट हैं जो ये डिमांड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और भारत की आर्मी वहाँ पे लगी हुई है। तो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं भारत को चोट पहुंचाने के नजरिए में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये वुमेन की एशियन चैंपियनशिप हॉकी का ट्रॉफी होने जा रहा है आपके बिहार में। बिहार में कहाँ? तो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा आज 11 बजे, शाम 4:30 बजे के आसपास से शुरू होगा। कौन कौन सी कंट्री पार्ट कर रही है? तो एशिया की इंडिया हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गई, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। इन कंट्री का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप लाइव भी देख सकते हैं सोनी वाले चैनल पे, जो वहां पे लाइव चीजें चलेंगी। हॉकी का पर्व बिहार का गर्व, इसका स्लोगन दिया गया है। और ये जो है इसका नाम आप लोग से मैं पूछता हूं, क्या इसका नाम दिया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो नेशनल माइनॉरिटी के ऊपर फिर से आज आपके सामने लेकर के आ गए हैं एडिटोरियल में ये लोग। तो उसको हम लोग संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं एक दिन पहले कर चुका हूं, और बैकग्राउंड डिटेलिंग ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दूंगा। पिछले एडिटोरियल में मैंने आपको यही बताया कि 4-3 से मेजॉरिटी में ये चीजें आई कि इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक वो है, माइनॉरिटी ग्रुप इस पे सस्टेन करने के लिए जजमेंट आई। 4 लोगों ने इसका निर्णय किसमें दिया? 4 लोगों ने निर्णय दिया कि हाँ माइनॉरिटी ग्रुप सस्टेन हो, 3 लोगों ने दिया कि नहीं हो। अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रांग वाली निकल के आ रही है यहाँ पे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है
उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये भी एक क्वेश्चंस निकल के आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पर कि उसको जो हम लोगों ने दर्जा दिया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं टीचिंग कॉलेज के रूप में। और किसके लिए, तो मुस्लिम स्टूडेंट को मदद करने के लिए यहाँ पे उसकी स्थापना करते हैं। और रिकॉग्नाइज्ड होता है अजय यूनिवर्सिटी बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर 1920 में। तो इसको यूनिवर्सिटी के रूप में 1920 में संविधान में दर्जा दे दिया जाता है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। 30 क्लॉज 1 को भी देखेंगे बैकग्राउंड डिटेलिंग में। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बेनिफिट ऑफ बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इस चीज को बस फोकस करके आप नहीं देख सकते। और इसकी स्थापना करी जाती है, लेजिस्लेशन लॉ बनाए जाते हैं नॉट बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत ये चीजें नहीं बनाई जाती हैं। और अमेंडमेंट लाया जाता है 1981 में। और उस वक्त क्या हो जाता है अमेंडमेंट के बाद, तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट आता है और डाइल्यूट कर देता है इंपोर्ट ऑफ दिस वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट जो अभी आपको बताएं, इस वर्डिक्ट को डाइल्यूट कर देता है और चेंज कर देता है कुछ डेफिनेशंस। अभी रिसेंटली जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, जिनका अभी क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गया है, संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कौवे नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो इनका यही आइडेंटिफिकेशन है इस अभी रिस्पेक्ट में देखा जाए कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यहाँ पे क्या है कि एमयू वाज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जज का ये भी कहना है। तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस था नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इसको बना दिया गया है। दूसरे बात क्या निकल रहा है, स्कोप फॉर रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर ये स्ट्रिप्ड ऑफ कर रहा है माइनॉरिटी कैरेक्टर, यानी माइनॉरिटी स्टेटस अगर इसको हटा दिया जाए, तो इट कुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, इनको भी रिजर्वेशन मिलने लगेगा। इस इंपॉर्टेंस की जो टैग है, माइनॉरिटी टैग है, क्या वैलिड क्वेश्चंस ये रेज कर रहा है, इसी को यहाँ पे देखेंगे। तो हमको जाना पड़ेगा कि हाँ बैकग्राउंड में। चलिए जल्दी से बैकग्राउंड की डिटेलिंग दिखाते हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। अगर कहीं से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, तो इस स्लाइड से लगभग बाहर आ ही नहीं सकता प्रश्न, इसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में ये चीजें मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पे हम सीधे देखते हैं 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करी जाती है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 और 30 में आते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, जो कि आपका मौलिक अधिकार आता है। मौलिक अधिकार आता है तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल हैं यहाँ पे देखिए। तो 29 क्या कहता है कि हम जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी करेंगे। ये सीधे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात कर रहा है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने इसको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से स्लाइड को प्रिपेयर किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इस आर्टिकल में क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी जो भी लोग माइनॉरिटी हैं उनके हम इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। तो वो रक्षा क्या करेंगे भैया, किस फील्ड में रक्षा करेंगे, तो जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। किस हिसाब से, तो वो रिसाइड कर सकते हैं, यानी कहीं जाके रह सकते हैं एनी पार्ट ऑफ इंडिया। उनका जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है उनकी हम रक्षा करेंगे, स्क्रिप्ट की रक्षा करेंगे, उनके संस्कृति की हम रक्षा करेंगे। तो ये सब चीजें इसमें इम्बेडेड हैं, डाली गई हैं। किसमें, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर पे फोकस करी गई है। ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि उसको हमें कंजर्व करना है और सेम इसी प्रकार से कंजर्व करना है कि ये आहत न हो माइनॉरिटी ग्रुप की। लेकिन यहाँ पे नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऐसे नागरिक नहीं हो सकते जिन्हें हम डिनाई कर दें एडमिशन
इन इंस्टीट्यूशंस में। किस इंस्टीट्यूशंस में? इनकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की हम बातें कर रहे हैं कि अगर वो कोई इंस्टीट्यूशंस है जो चलाया गया है इनके द्वारा, तो हम उसमें एडमिशन से मना नहीं कर सकते, जो मेंटेन किया जाए किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, और जो रिसीव करे स्टेट से फंड इस आधार पे, तो ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इसके आधार पे हम ये नहीं कर सकते। ये सिक्योर करता है क्या? रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दो माइनॉरिटी को फोकस करता है। याद रखिएगा, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इकोनॉमिक माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, ये गरीबी की बात नहीं करता है, यानी धर्म की बात करता है। रिलीजियस माइनॉरिटी और भाषा के आधार पे माइनॉरिटी जो लोग हैं उनकी बातें कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं आर्टिकल 30 में? यहाँ पे सीधे आर्टिकल 30 में ये कह रहा जा रहा है कि राइट ऑफ जो माइनॉरिटी है वो क्या है, मान के चलिए इस्टेब्लिश किया है एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आर्टिकल 30 में ये चीजें आती हैं जो AMU की बातें करी जा रही हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातें करी जा रही हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी को अधिकार है कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करे और उसका संरक्षण करे। ये आर्टिकल 13 में मेंशन है। तो इसमें हम लैंग्वेज की बात करते हैं 19 में, इसमें हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं 13 में। 29 में लैंग्वेज है और 13 में इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 30 यहाँ पे की अगर डिटेलिंग देखें तो 3 प्रकार से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। वो क्या है? तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है जो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड हैं और स्टेट से फंड की सहायता मिलती हो, यानी स्टेट से किसी न किसी रूप से सहायता उनको मिलती है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं फ्रेंड्स, कि इंस्टीट्यूशंस वो जो केवल रिकॉग्निशन लें लेकिन सहायता स्टेट से नहीं मिलती है। तीसरा जो निकल के आ रहा है वो कि ना ही रिकॉग्निशन ली है और ना ही स्टेट से कोई सहायता मिलती है। ये 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। अब यहाँ पे पहले और दूसरे की बात करी जा रही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप की बात करी जा रही है, इन्हीं दोनों की हम बात करेंगे, इसकी नहीं। अब पहले दोनों की जो बात करी जा रही है ये सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, यानी रेगुलेशन इन दोनों में बना सकता है। किसमें? इन दोनों वाले इंस्टीट्यूशन में स्टेट जो है अपना लॉ रेगुलेशन बना सकता है कि आपको सिलेबस कैसा रखना है, आपको कैसा प्रिस्क्रिप्शन रखना है, एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट कितनी कैसी होनी चाहिए, कैसे रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन इसकी बात नहीं करता है, ये चीजें याद रखिएगा। जो स्टेट से रिकॉग्निशन ही ना ले और जो स्टेट की फंडिंग ही ना ले उसकी रिकॉग्निशन की बात नहीं करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि तीनों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे फंडिंग ही ना ले। लेकिन इन दोनों में हम बात करेंगे कि क्या इन दोनों की बात करी जा रही है जिसमें हम अपने सिलेबस को रेगुलेशन के अनुसार स्टेट रेगुलेट कर सकता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो भी फंडामेंटल राइट्स का कंफ्यूजन था इस स्टेट के कंसर्न में वो आपको मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, बैकग्राउंड डिटेलिंग अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो डिस्टेंट नेबर बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पे आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी क्रिकेट होती है तो ये जान जाइए टीवी तो फूटती है, चाहे भारत की फूटे चाहे पाकिस्तान की फूटे, तो टूटनी फूटनी तो है ही। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इतना ओल्ड है, जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो 2 कंट्री बनी थी, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री आजाद हुई थी। उस समय से ही लेके आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है। अब बात हम करेंगे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड डिटेलिंग की कि जो मैच हो रहा वाला है चैंपियन ट्रॉफी
वो आपके पाकिस्तान में होने वाला है। उस पाकिस्तान में भारतीय टीम बीसीसीआई ने आईसीसी को रिकमेंडेशन दी है कि हमारे खिलाड़ी वहां पर नहीं जाएंगे। अभी रिसेंटली क्वेटा एक स्टेशन है पाकिस्तान का, बलोचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है, बलोचिस्तान प्रोविंस। इस प्रोविंस में ब्लास्ट किया गया है, 20-25 लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे टेररिस्ट का, सेपरेटिस्ट का अटैक होता रह रहा है। इसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न में रख के इंडिया कह रहा है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे खेलने, मैच जो है आप जो है शिफ्ट कराइए कहीं और, तब हम जाकर के वहां पर खेलेंगे। आईसीसी को रिकमेंडेशन हम लोगों ने भेजा और ये बात सही भी है बहुत हद तक, क्योंकि गलत चीजें नहीं कही जा रही हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो श्रीलंका की टीम थी, वो गई थी पाकिस्तान खेलने और उसको वहां पे अटैक किया गया पूरे रास्ते में। जो बस जाती है खिलाड़ियों की, तो रास्ते में ही उनपे अटैक किया गया। किसी तरीके से डायरेक्ट स्टेडियम में ये बस घुसी और चॉपर से इनको रेस्क्यू किया गया। तो ये कहानी भी थी, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। 2009 की शूटिंग इंसिडेंट है ये श्रीलंका की। अब इसी इश्यू को निकल के आ रही है आईसीसी को, तो आईसीसी शिफ्ट करने वाली है। देखिए बातचीत चल रहा है कि यूएई में हमारा मैच कराइए। देखिए कहां तक ये चीजें संभव होती हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें करी जा रही है यहाँ पे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही बातें यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो है आपको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और आपके इस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद आपकी हर प्रकार से सुरक्षा करी जाएगी। लेकिन इस पे राजी नहीं हुआ। पिछले एडिटोरियल में मैंने बताया था। अब बातें बोली जा रही हैं कि आप जो हैं अपने इंडिया में ही रह के आप जो है लाहौर वाले ग्राउंड पे आइए, वहां पे खेलिए, फिर चले जाइए। तो इतनी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना पे भी इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं अब जोड़ के देखा जा रहा है। अब बात आती है बीसीसीआई की फ्रेंड्स, तो आपको मैं बीसीसीआई की डिटेलिंग दिया ही था। इसकी हेडक्वार्टर चर्चगेट मुंबई में है। ये किसी भी बोर्ड की अगर बात करें भारत में खिलाड़ियों की, तो ये सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट बोर्ड है। 1 दिसंबर 1928 में मद्रास में इसकी स्थापना होती है। 1860 में मद्रास में यहाँ पे इसकी स्थापना हो जाती है इस एक्ट के तहत मद्रास, और बाद में रजिस्टर किया जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1975 में तमिलनाडु में। सीके नायडू टेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडिया के पहले कैप्टन होते हैं 1930 में। और ये सारी स्टेट मिलके, दिल्ली, आगरा के अवध, राजपूताना, भोपाल, ये सारे लोग मिलके यहाँ पे बीसीसीआई की फाउंड करते हैं 1928 में। तो आर.ई. ग्रांट गवर्न जो है पहले प्रेसिडेंट और एंथोनी डी मेलो इसके सेक्रेटरी। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, बनते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आईसीसी की बैकग्राउंड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज के डेट में इसको बोलते हैं, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था। यह एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1909 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इसकी स्थापना करते हैं वो कौन थे, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये तीनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में इसका नाम पड़ा। उसके बाद पुनः इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1987 में पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1987 में नाम पड़ा। इसके हेडक्वार्टर 2 जगह शिफ्ट किया गया। सबसे पहले लंदन में था 1909 से लेके 2005 तक। 2005 से यूएई में इसका हेडक्वार्टर है 2005 में। फॉर्मेशन 15 जून 1909 में इसकी हुई। 108 मेंबर इसके हैं। इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जाना जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइनिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर एसडीजी गोल कैसे प्राप्त होगा भैया, यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है भारत का बिलो 2% है और ये और नीचे चला गया है। आफ्टर पैंडेमिक की बात करी जा रही है, तो हम लोग हेल्थ में फोकस नहीं करेंगे तो हर एक चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हेल्थ को किस एसडीजी में डाला गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ पे बोली जा रही है लो इनकम कंट्री और लोअर मिडिल इनकम कंट्री। तो भारत जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है।
19 से 23 तक की आंकड़े को अगर देखा जाए तो भारत का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है हेल्थ के फील्ड में। तो अगर हेल्थ को हम देखेंगे तो पैंडेमिक जो 2019 में आया था उसके बाद से फिर से घटने लगा है। अब हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूएस का मोस्ट एक्सपेंसिव हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड, ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खर्च करती है। तो पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी इंडिविजुअल पे बात कर रहा है तो यहाँ पे $12,318 की बात कर रहा है। उसके बाद आ रहा है जनवरी, हालांकि आंकड़ा ये 2021 का है लेकिन अभी भी इसी के आसपास है, कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है। स्वीडन देखिए, स्वीडन 6,000 के आसपास, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, साउथ कोरिया एंड पोलैंड, ये यूरोपियन कंट्री ज्यादा निकल के आ रही हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कंट्री निकल के आ रही है। अपना इंडिया का क्या हाल है, 2% जीडीपी का भी हम नहीं खर्च कर रहे हैं। इनका परसेंटेज की बात करें यूएस का तो ऑलमोस्ट 17 से लेके 20% जीडीपी का खर्च करते हैं ये, किसमें, हेल्थ में। अब डाटा को थोड़ा सा देख लें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में अगर देखा जाए 1980 से ही आप अपने आप को तुलना कर लीजिए, इंडिया है अगर आप, तो 1980 में और आज के 2024 वाले इंडिया में जो 2% जीडीपी खर्च करती है, 2%, 21-22 में देखिए 1.6% इंडिया ने खर्च किया है। तो हम 2% ही मानते हैं, 2% जीडीपी खर्च कर रहे हैं। तो हम 1980 के यूएसए से भी तुलना नहीं कर सकते, ये 9% खर्च करते थे, वो भी अपने जीडीपी के। हमारी जीडीपी से तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अब सोचिए आज की परिदृश्य में ये 20% जा रहा है 2020 में अगर देखा जाए तो भारत 2021 में कितना परसेंट कर रहा है, 1.6%, और इस जीडीपी का शेयर 5.7% एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम एलोकेशन है, हालांकि बढ़ तो रहा है लेकिन अपनी जीडीपी का ये 20% खर्च कर सकते हैं, तो हम अपनी जीडीपी का 4 से 5% तो खर्च कर ही सकते हैं। 4 से 5% भी अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो किस हिसाब से हम लेकर के चलेंगे, यही चीजें दिखा रहे हैं। अब बजट की बातें थोड़ी सी आपको दिखा दें कि ये बजट की अगर साइज है जो लाख और करोड़ में है, 48 लाख करोड़, तो इन पैसे को कहां भेजा जा रहा है, स्कीम एक्सपेंडिचर में 20 लाख करोड़, और एस्टेब्लिश और एक्सपेंडिचर यानी ट्रांसफर करी जा रही है हर रूप में, ये 27 करोड़। हम इस वाले पार्ट से देखेंगे एक्सपेंडिचर कहाँ निकल के आ रहा है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15, और ये रहा सोशल सर्विसेज में, कुछ यहां से उठा लीजिए, कुछ आप जनरल सर्विसेज से उठा लीजिए, जोड़ के इसी प्रकार से ये एक्सपेंडिचर हेल्थ में लगभग 2% से भी नीचे आता है। ये सब आंकड़ों को तो छोड़ दीजिए, ये सैलरी पेंशन वाली चीजें हो गई, और ये फूड और फर्टिलाइजर वाली बातें हो गई। तो पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, वही बजट की प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रही है। आशा करते हैं बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। यहाँ पे ये चार्ट क्या दिखा रहा है कि गवर्नमेंट का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जो लिस्ट इनकम कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री रेड से दिखाई दे रहा है और लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एवरेज डाटा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। एवरेज गवर्नमेंट हेल्थ की बात करें तो इनकम ग्रुप में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, एलआईसी और एलएमआईसी में। यहाँ पे अगर 19 से 23 का बात करें तो हम देखिए कहाँ पे खड़े हैं। अब भारत की अगर बात करें इंडिया की परसेंटेज में, तो हम फिनेंशियल ईयर 25 में 1.8% ऑफ द जीडीपी खर्च कर रहे हैं, यानी 2% नहीं है, उससे कम। 1.8% खर्च करने का औचित्य नहीं समझ में आया, क्योंकि कंट्री यूएसए जैसी और यूरोपियन कंट्री जैसी कंट्री वह 20% से लेके 10%, 12% तक खर्च कर रही हैं, तो हम 4 से 5% तो खर्च कर ही सकते हैं। अब हेल्थ ऐसी चीज है फ्रेंड्स, हेल्थ ऐसी चीज है, अगर आपका हेल्थ सही है तो ही आप एजुकेशन ले पाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे, हेल्थ सही रख पाएंगे आप, तभी जाकर के डेवलपमेंट होगा। और जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तभी किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। जिस कंट्री के लोग माल नरिश्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनको रोजगार भी कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पे निकल के आती हैं। सारी चीजें इसी से जुड़ी हैं फ्रेंड्स। अगर आपके देश में सही प्रकार से खर्चा हो नहीं रहा है, एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा है किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है।
अब यहाँ पे भारत ने टारगेट भी तो अपने रखे हुए हैं क्या, टीबी को खत्म करना है, मलेरिया को खत्म करना है, इन सब छोटी छोटी बीमारियों को खत्म करना है। तो कैसे खत्म करोगे आप? फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पूरा एकेडमी हमारा चैनल है। बेल आइकन को दबा के इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विंड एनर्जी से जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स, विंड एनर्जी एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होती। इस प्रकार से सोलर एनर्जी है, उसी प्रकार से विंड एनर्जी भी यहाँ पे मानी जाती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है। तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा विंड पावर कैपेसिटी है। इसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, कैपेसिटी होने के बाद यहाँ पे प्लांट भी किया गया है विंड का, ताकि इसकी जो विंड पावर से एनर्जी हो वो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ये कहता है कि इंडिया की विंड पावर पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो ग्राउंड लेवल पे आई है। 150 मीटर एबव की बात करी जा रही है, उससे ऊपर है, एबव 150 मीटर, यानी जो लेवल है ना 150 मीटर ऊपर करके आप कोई चीज बनाइएगा, तभी ये इंडिया की पोटेंशियल निकल के आएगी, विंड पावर तभी एनर्जी बना पाएगी अच्छे से। 150 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो विंड पावर किसकी हम बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। 150 मीटर ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, ये इसके रैप्टर हैं, ब्लेड, ये घूमते हैं तो यहाँ पे मोटर होता है और ये जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, आपके घरों तक ये बिजली पहुंचती है। तो हर प्रकार से ये चीजें आती हैं। अब दो प्रकार से ये विंड पावर को इंस्टॉल किया जा सकता है। एक होता है ऑफशोर, जो समुद्र में होता है, समुद्र के बीच में, जो किनारे से आपका लैंड होता है समुद्र, उसके बीच में। तो यहाँ पे ये लैंड है, यहाँ से ऑफशोर होता है। और एक ऑनशोर होता है। ऑनशोर का मतलब यानी समुद्र के किनारे ही जो हवाएं आ रही हैं वहां पे बात करी जा रही है। तो ये समुद्र के किनारे, एक लैंड पे और दूसरा ओशियन में, दो प्रकार के ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विंड एनर्जी जो जनरेट कर रही हैं उनको रीपावर करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही है, तो वहां पे ही सबसे ज्यादा क्या रिफर्विश करने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर 15 साल पुराना कोई चीज हो गया है तो उनकी कैपेसिटी लेस देन 2 मेगावाट से कम हो जाती है, इसीलिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसको रिफर्विश करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी, तभी जाके री एम्पावरिंग होगी। नहीं तो उसकी जो पावर होगी, कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगी पावर की। यही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं ये चीजें समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। आगे बढ़ते हैं। 246 यात्रियों की यहाँ पे मृत्यु हो गई 4 धाम यात्रा के दौरान। आज का ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, 3000 मीटर अल्टीट्यूड ऊंचाइयों पे बात करी जाए, जब भी अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो हम हाइट की बात करते हैं। ऊंचाइयों पे जाकर के केदारनाथ यहाँ पे मंदिर स्थापना करी गई है। अब यहाँ पे अल्टीट्यूड जब बदलता है तो लोगों का ब्लड प्रेशर बदल जाता है। जब ब्लड प्रेशर बॉडी की बदल जाती है, उतने अल्टीट्यूड पे आप पहुंचते हैं तो बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड बीपी पेशेंट हैं, इनका जो है प्रॉब्लम बढ़ जाता है अचानक से। कितने लोगों को अगर पल्मोनरी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें टीबी है या फिर अस्थमा है, उन पेशेंट को और ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सांस लेने में, ब्रीदिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है। कई लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। 47 लाख के आसपास इस साल श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जिसका नाम केदारनाथ है। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, और वहां पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को भी बहुत अच्छा नहीं है, उससे भी मृत्यु हुई है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जा रही है टेम्पल में, उससे मृत्यु हुई है। वेदर जो है बहुत सही नहीं रहती है, उससे भी मृत्यु हो रही है। और वहां पे हेल्थ की स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है सही से, यानी डॉक्टर, वहां पे नर्सेज, फैसिलिटीज, हॉस्पिटल इस वैली में बहुत कम है, उससे भी मृत्यु हो रही है। अगर बात करें 115 यात्री केदारनाथ से डेथ हुआ है, 40 यमुनोत्री से, 16 गंगोत्री से और 10 जो है हेमकुंड साहिब है। आप जब केदारनाथ पहुंचिएगा
उससे नीचे से ही चढ़ाई में हेमकुंड साहब पढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी डेथ हुई है। 2023 में 230 लोगों की डेथ हुई और 2022 में 300 लोगों की। हर साल 200 से लेके 300-400 लोग यहाँ पे डेथ कर रहे हैं। चॉपर ट्रेवल में भी काफी इशू आ रहा है। क्या मान के चलिए, अगर आपकी हम बात करें, ये आपका चॉपर है। चॉपर मतलब क्या? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से उड़ के आप 3000 मीटर अल्टीट्यूड पे मात्र 5 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ पे -3000 है, यानी लेवल पे है, ग्राउंड पे। 3000 से 5 मिनट का जो डिस्टेंस है, आपकी बॉडी को समय ही नहीं मिल रहा है एडाप्ट करने के लिए। और चॉपर कौन ले रहा है? ज्यादातर चॉपर बूढ़े लोगों के लिए, जिनको प्रॉब्लम है चढ़ने में सीढ़ी, जिनको प्रॉब्लम है आने जाने में, वही लोग, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम 5 मिनट में यहाँ पे पहुंचा दे रहा है। कितने सारे लोग, इस आर्टिकल में उन्हीं लोगों के बारे में बताया जा रहा है। कितने सारे तो ऐसे हैं कि यहाँ चॉपर लैंडिंग कर रहा है। ये चॉपर लैंडिंग, ये लैंडिंग साइट है। अगर चॉपर की हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड किया आपको और आप 5 मिनट में यहाँ पे पहुंचे। मंदिर का जो अगर बात करें, ये मंदिर है, मंदिर, तो मंदिर का जो डिस्टेंस है लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने से पहले ही पैदल जो चलते हैं वो दम तोड़ देते हैं कुछ लोग, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोगों की जो एडाप्टेशन है, 5 मिनट में उतरे हैं और चलने लगे। तो यहाँ पे 5 मिनट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही डिजास्टरफुल निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको 5 में आपके शरीर की जो बदलावट है, ब्लड प्रेशर की बदलावट है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो यही सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आशा करते हैं समझाने में मैं सफल हुआ हूँ। तो कोई भी कहीं भी जाए फ्रेंड्स, अगर सीढ़ी चलना है और आपको आराम मिल रहा है तो आप आराम से सीढ़ी चढ़ सकते हैं। नहीं तो उन पेशेंट को ले जाने की जरूरत नहीं है जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर जिन पेशेंट्स को बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। खास करके वृद्ध लोगों को दर्शन करने के लिए मेरा ये मानना है, आप आस्था के रूप में भगवान कहीं से भी पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाकर के अपनी बीमारी को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता, मेरा तो मानना यही है, बहुत ज्यादा जाने की यहाँ पे आवश्यकता इसलिए नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो जाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे लोग जो भी जाएं, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों से जुड़ना बहुत अच्छी बात होती है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रहा है, 10 बिलियन की यहाँ पे पैचअप हुई है। किससे? इंडोनेशिया और चाइना के बीच में ग्रीन एनर्जी की बात को लेकर के। तो इंडोनेशिया और चाइना का ये जो बिजनेस फोरम हुआ है बीजिंग में, इसमें किस में बात हुई है? फूड पे, न्यू एनर्जी पे, टेक्नोलॉजी पे और बायोटेक्नोलॉजी पे बात चल रही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो प्रोबोवो सुबियांतो इनका नाम है। प्रो से याद रखिएगा, आईफोन प्रोबोवो सुबियांतो इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे हुआ है, जिसके कारण ये ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने की बात चल रहा है और 10 बिलियन की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, डोजन्स लोग लेबनान में यहाँ पे पुनः इजराइल अटैक किया और नॉर्थ गाजा में तो लोग यहाँ पे पुनः मार दिए गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। ये जो रबल मटेरियल है जो टूटी हुई है वो निकाला जा रहा है। कई सारे लोगों को लेबनान के अलामत विलेज, अलामत एक गांव है, वहां से निकालने का बात चल रही है। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं इस विलेज की तो ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नॉर्थ गाजा की बात करें तो इसी पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच कर रहा है और इजिप्ट से बॉर्डर टच कर रहा है। यही गाजा स्ट्रिप है जो आपको अभी दिख रहा है। ये फलस्तीनियन कुछ यहाँ पे वेस्ट बैंक में भी आके छिपे हुए हैं, जो यरूशलेम यहीं पे है। अब यहाँ पे आपका बॉर्डर टच करता है इजराइल से लेबनान वाली कंट्री का, जो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और पीछे अगर जाएं हम लेबनान में, तो आपको मिलेगा सीरिया में और इजराइल में, फलस्तीनियन में जो ये वार चढ़ा है, ये बहुत पुराना वार है। आज का वार नहीं है, ये बहुत पुराना वार है। 1947 में जाते हैं फलस्तीन को हम देखते हैं, ये फलस्तीन और जेविस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे पार्टीशन प्लान होती है, भैया आप यहाँ से लेके यहाँ तक रहिए और ये वाले पार्ट पे रहिए, ये वाले पार्ट पे रहिए। तो कुछ लेबनान, कुछ इजिप्ट और यहाँ पे इस वाले पार्ट में रह जाते हैं। 1949 से लेके 1967 के बीच में युद्ध होता है, लगभग 7 से लेके 8 साल तक। और इस युद्ध में इजरायली ऑक्यूपेशन बहुत तेज गति से बढ़ जाता है और ये गाजा स्ट्रिप यहीं सिमट के रह जाती है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं।
और आज के परिदृश्य में देखा जाए तो आज का परिदृश्य और बदल गया है, इससे और आगे बढ़ गया है। ये चीजें जान लीजिए। तो इजराइल ऑक्युपाई कर लिया है, जिसका लैंड था उसी को भगा करके इजराइल ऑक्युपाई कर लिया है। तो जीविश सेटलमेंट और पैलेस्टीनियन सेटलमेंट, ये दोनों सेटलमेंट आज के बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। यूएसए के जो लीडर थे जो बाइडेन साहब, सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट किए। और एक कारण, वन ऑफ द कॉजेज ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ पे उनके हारने का ये भी कारण है, क्योंकि इजराइल जो है यहाँ पे सीधे सीधे ह्यूमैनिटी को टारगेट कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है। यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है लगभग 20,000, महिलाएं जो है लगभग 5 से 10,000 के आसपास महिलाओं की भी डेथ हुई है। तो चिल्ड्रेन और वुमेन को टारगेट कर रहा है। यूएन इसके खिलाफ बोल दिया इजराइल के, तो यूएन के खिलाफ ही अपना स्टेटमेंट देने लगा। कौन? इजराइल। तो ये पूरी कहानी है। आशा करते हैं आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज निकल के आया है, सोचा मैं इसको अच्छे से कवर कर दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कभी भी बनाए जा सकते हैं। एम पॉक्स का नाम पूरा होता है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स, ये जो वायरस है इसका नाम है एमपॉक्स क्लैडला। ये इवॉल्व हुआ है, अब जो है ह्यूमन से ह्यूमन पर ये इन्फेक्ट कर रहा है, यानी एक ह्यूमन है तो दूसरे ह्यूमन को ये बीमारी आसानी से दे सकता है। यही रिसर्च में, नए स्टडी में पता चला है। अब क्या है ये एमपॉक्स, उसको अगर देखें तो किस हिसाब से ये बीमारी फैलता है। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एमपॉक्स डिजीज है जो वायरस से फैलता है। वायरस आपको इंपैक्ट करता है और बहुत सीवियर अगर इंपैक्ट कर दे तो व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। अब बात करें, सबसे पहला केस भारत के केरला के कोल्लम जिले से ये चीजें निकल के आई थी। कुछ केसेस हरियाणा में से निकल के आई थी। टोटल अभी तक अगर बात करें तो 32 केसेस भारत में निकल के आई है। अब हम जो आपको अभी डिटेलिंग बता रहे हैं तो इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देख लीजिए कि कहां कहां किस हिसाब से कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं। अब यहां पे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं टोटल एमपॉक्स केसेस जो वर्ल्ड में आप देख रहे हैं डार्क ब्लू, वहां पे ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। इन कंट्रीज में दोस्तों केसेस ज्यादा फैले हुए हैं और अपने भारत जो ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे छोटा सा, वहां पे केसेस कम है, लेकिन केसेस हैं। ऑलमोस्ट 32 केसेस जो मैं बताया निकले हैं। सबसे पहले आपके साउदर्न पार्ट केरला से निकले हैं। ये स्पाइक है रीजन वाइज, आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस जोन और कंट्रीज में, कंटिनेंट में किस हिसाब से फैले हैं। जुलाई 2024 तक का आंकड़ा आपके सामने दिखा रहा हूँ। एपिडेमोलॉजी अगर देखी जाए कि किस हिसाब से इसकी फैलाव हो रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, तो जूनोटिक ट्रांसमिशन हो रही है, यानी जानवरों से आप तक पहुंच रही है ये। उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसमिशन की बातें इसमें कही गई है। पर्सन से पर्सन ट्रांसमिशन लगभग 50 से 60% केसेस बच्चों में देखने को मिले हैं। और कंजम्पशन जो है, एनिमल प्रोडक्ट जो भी हैं वो भी इन्फेक्टेड, वो हम जब कंज्यूम करते हैं तो भी हमको ये प्रॉब्लम आ जा रही है। इस प्रकार की प्रॉब्लम और कंफर्म केसेस देखने को मिले हैं। अब कुछ सिम्टम्स की बातें करी जाए यहाँ पे, तो जो सिम्टम निकल के आ रहा है कि आपको हेडेक होगा, फीवर होगा, थकावट होगा, लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो सूज जाएंगी, मसल बैकबोन में दर्द होगा, और जो आपको ल्यूजन्स दिखाए हैं अभी और चिल्स, यानी कहीं ना कहीं बॉडी पे रैसेस होंगे और दाने के रूप में भी निकलेंगे। सिम्टम जो सामान्यतः साइन करेगा, जो आपको रिजेंबल करेगा, वो 5 से 7 दिन तक समय ले सकता है दिखाने में। दिखने में कुछ इस प्रकार सा लगता है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट कराना पड़ता है, वही कोरोना का जो होता था टेस्ट RT-PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस वाली, उसी के तहत यहाँ पे ये चीजें। और आज के जो एडिटोरियल है उसको हम देखें तो एमपॉक्स का केस जो है यहाँ पे राइज हो रहा है। अब एमपॉक्स का केस राइज हो रहा है अफ्रीका से। यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीन भी निकल के आई हैं और आशा किया जा रहा है कि जो भी टारगेट कैंपेन है वो यहाँ पे राइज होगा और उसको यहाँ पे जो वैक्सीन की बात करी जा रही है, आशा भरी निगाहों से वैक्सीन के बारे में भी
देखा जा रहा है अफ्रीका में। साइंटिस्ट या इस बात की पुष्टि करते हैं जो पॉक्स वायरस है, जिसे हम एमपॉक्स बोल रहे हैं, 22 से 23 का अगर आंकड़ा देखें WHO का, तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है क्या, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न में। एक समय था जब कोविड को सही समय पे WHO ने इमरजेंसी घोषित नहीं किया था, लेकिन इसको जो है 2022-23 में ही घोषित कर दिया है WHO ने। क्लैडला जो वहां पे वायरस है, ये ओल्डेस्ट वेरिएंट है एमपॉक्स वायरस का, याद रखिएगा क्लैडला। तो क्लैडला से अगर क्वेश्चन आ जाए तो भूलिएगा मत। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है क्या, स्पोरेडिक इन्फेक्शन, यानी तुरंत स्पोरेडिक इन्फेक्शन ह्यूमन में, खास करके बच्चों में। 1970 से ये चीजें हो रही हैं और सबसे पहले ट्रांसमिशन यहाँ पे देखी गई एनिमल से ह्यूमन में। रिसर्चर जो है यहाँ पे यूज किए हैं एपोबेक एक्टिविटी। एपोबेक एक्टिविटी एक प्रकार का प्रोटीन से ही जुड़ा रिसर्च है, आपको बताया जाएगा। वो यहाँ पे क्लेडला वायरस में पाई गई है, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ये 63% म्यूटेशन करता है। क्या होता है म्यूटेशन, एक मान लीजिए कोडिंग डीएनए की ये हुई, एक कोडिंग डीएनए की ये हुई, तो अपना एक्स था पहले, अब ये वाई वाला रूप ले लिया, यानी अपने आप को बदलने की प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। हिंदी में इसको चेंज कह सकते हैं। इसी को ऑब्जर्व किया गया क्लेडला इन्फेक्शन, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया एपोबेक। तो इंट्रोड्यूस किया गया एपोबेक के द्वारा। तो एपोबेक फैमिली क्या है, ये एक प्रकार से वायरस का ही फैमिली है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वायरल पॉलीमरेज, ये जो है आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ मिस्टेक इन वायरस जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल की बात करी जा रही है, जिसमें हम क्या प्रोटीन की चीजें देखेंगे। क्या इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे मैकेनिज्म, जो इंट्रोड्यूस करता है रैंडम चेंजेस इन फॉरेन डीएनए। तो ये ऐसी चीजें हैं, आरएनए और डीएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जो हैं आरएनए और डीएनए दोनों वायरस के अंदर पाए जा सकते हैं, यहाँ पे बात ये कह रहा है। और इनकी जो प्रोटीन की कोडिंग होगी, ये डिफरेंट कोडिंग होगी। प्रोटीन की कोडिंग की बात करी जा रही है। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जहाँ पे केवल आरएनए है, बहुत सारे वायरस ऐसे भी हैं जहाँ पे डीएनए भी है। तो यहाँ पे एपोबेक वाली चीजें बोली गई हैं। एपोबेक का शॉर्ट टर्म क्या है, एपोलिपो प्रोटीन बी mRNA एडिटिंग एंजाइम कैटालिटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, प्रोटीन ही है सीधे सीधे। कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू वायरल डीएनए व्हाइल इट इज बीइंग कॉपीड इन द सेल। तो ये एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, तीसरे में चेंज हो रहा है, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और ये जो एपोबेक फैमिली से है, जो इसका नाम अभी आपको मैं बताया, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक फैमिली से है और ये वायरस के द्वारा कॉज होती है। एम्पैक्स का आपको चित्र में दिखा दिया यहाँ पे, जो ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो रही है। तो आज के परिदृश्य में ये सारी चीजें बहुत ही भयावह है। आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप जाएं।